नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कई दिनों से कई सवाल पूछे जा रहे थे सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज नरेंद्र मोदी बोले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है पूरे देश ने सुना है, खास तौर से राहुल गांधी ने ध्यान से सुना है, क्योंकि कई बातों पर कटाक्ष राहुल गांधी को लेकर ही किया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे, क्या उसके जवाब विपक्ष को मिल गए हैं इन तमाम बातों के बाद? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या क्या आखिर नरेंद्र मोदी ने कहा है, पहले आप ये देखिए। करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज चल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से, रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया? सबके सब ऐसे जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने नहीं दिया। जब मैं कुछ पढ़ता रहता हूं तो कुछ बातें अच्छी लगती हैं। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चीख करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही। ये 1974 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपने, इंदिरा जी ने ये भाषण किया था। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं, मनरेगा की बात चल रही है, मनरेगा में हम पैसा डालेंगे, मनरेगा को हम ऐसे करेंगे, मनरेगा को हम वैसे करेंगे। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा, भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कह रहे हो, बाहर जाके कहो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुप हो गए ऐसे। पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। तो ये गरीबों की भलाई के लिए कुछ न कुछ योजनाएं लगातार चलती रही है। ये बात सही है कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी, चुनाव में भाषण करना अलग चीज है, तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। ये बात सही है कि मुझे यहां आने के बाद पता चला कि इतनी जड़ें जमाई है आपने, इतनी जड़ें जमाई है आपने। और इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बात का कोई इनकार नहीं करेगा कि इस देश के 60 साल के कार्यकाल में
अगर हम गरीबों का भला कर पाए होते तो आज मेरे देश के गरीबों को मिट्टी उठाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। खड़गे जी ने कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं आपके साथ 1000% सहमत हूं। कैसे गरीबों के नाम पर रुपये लूटे जा रहे हैं। सुन रहा था और मैं ऐसे हिला। उन्होंने एक नई योजना अनाउंस की, फेयर एंड लवली योजना। इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। कहीं से भी उसने चोरी की हो, कहीं से भी उसने भ्रष्टाचार से पैसा बनाया हो, जितना भी उसका ब्लैक मनी हो, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए। हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। तो संसद में क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने, किन किन सवालों के किस तरीके से जवाब दिए, ये हमने आपको बताया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ संदीप दुबे हैं जो कि बीजेपी से हैं, अमरीश रंजन पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार भी हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी अमरीश रंजन पांडे। सुना आपने, कई लोगों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन समझने की शक्ति जरा देर से आती है और कई बार तो समय निकल जाता है तभी भी नहीं समझ पाते। अब मैं एक बात बोलूंगा, 2-3 चीजें मैं पहले बोलना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा जी। मोदी जी पहली बात संस्कार की बात कर रहे थे, तो संस्कार की बात है तो इसमें 2 बात है। एक तो पहली बात, इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे जी, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, उनके बारे में कोई बयान किया गया था यूएस में और इन्होंने किस तरीके से सरेआम उनका अपमान किया, तो उनकी मैच्योरिटी और उनकी समझ उस समय दिखी। अब आ जाइए दूसरा मामला, उनको कहते हैं संस्कार और लोगों की इज्जत करना। खुद के नेता उनके लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों को कैसे उन्होंने लात मार के भगा दिया। इससे पहले गुजरात का उदाहरण दीजिए। तो मोदी जी बोलते तो जरूर अच्छा, बहुत अच्छा वक्ता है, लेकिन बोलने से पहले भूल जाते हैं कि करनी और कथनी में अंतर हो जाता है उनका खुद का चरित्र इसी प्रकार का है जैसा वो बोलते हैं। तो पहले तो वो अपने आप को देखे आईने में, फिर जाकर दूसरों पे आरोप। ऑर्डिनेंस के बारे में बड़ा साफ साफ उन्होंने याद दिला दिया था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा था जिसके बारे में बात प्रधानमंत्री ने की थी। देखिए, वहां पे ऑर्डिनेंस को फाड़ा गया किसी को बचाने के लिए नहीं, एक ऑर्डिनेंस आ रहा था, भारी पड़ा कि नहीं? पार्टी उपाध्यक्ष को लगा कि ये ऑर्डिनेंस गलत है, उन्होंने उसका विरोध किया। तो उसमें संस्कार थे? किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी मुद्दे का, मोदी जी के किसी बयान का कोई विरोध कर सके। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है। छोटे भी बड़ी बात कर सकते हैं और बड़े भी नीचे हो सकते हैं।
बीजेपी की अगर तरह वो गांधी नहीं परिवार है है जहाँ तो। पे बड़े बुजुर्गों को लात मार के हटा दिया जाता है जी। छोटे अपनी सत्ता के लिए। संदीप तो दुबे। प्लीज इन चीजों पे बीजेपी को समझने की पार्टी जरूरत है है, उसकी एक कांग्रेस को विक्षिप्त समझने मानसिकता की है जरूरत और वो नहीं है। विक्षिप्त मानसिकता की परिचायक हो गई है। ये समझ में बार बार नहीं आता कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के नेताओं को, कि भारत को एक अगर दृष्टि देनी है, भारत को तो योजना देनी होगी और अच्छी योजना के अनुसार काम करना पड़ेगा। भाजपा की जो सरकार विगत, देखिए इसमें हो क्या रहा है, जब भी सदन चलने की स्थिति आती है, सदन के बाहर एक हवा खड़ा होता है, वो चाहे कभी नोएडा के अंदर कोई घटना घटे या देश के किसी अंदर घटना घटे, उस घटना को लेके कांग्रेस क्या करती है, समाज को तोड़ने में लग जाती है, तोड़ती है, डिवाइड करती है और उसको अगले पिछड़े ऊपर निचले जो इसको फूट डालो राज करने की मानसिकता है, उस मानसिकता में संलिप्त होती है। जब सदन चलता है तो सदन के अंदर कहती है कि विकास पे क्यों बात कर रहे हो, योजनाओं पे क्यों बात कर रहे हो, इस पे बात करो, ये मुद्दा है। तो जो बेहतर जो भारत बनाने का मुद्दा है उसको ध्यान कैसे हटाया जाए देश के लोगों को, और ये समझिए कि देश आज नई पीढ़ी जो है काफी समझदार है, वो चीजों को समझ रही है कि देश को किस दिशा में कौन बेहतर ले जा रहा है। तो अब पैर खींचने की राजनीति जो है वो नहीं चलने वाली है। और देखिए मैं बार बार ये कहूंगा, बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही और कांग्रेस के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमें बेहतर भारत बनाना है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। आप हमें कमियां ढूंढने के बजाय बताओ कि हम बेहतर तरीके से और कैसे इस देश का विकास करें। तो हम सब लोग को मिलकर बेहतर भारत बनाना है तो हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस उसमें अपनी भागीदारी नहीं रखना चाहती। उसे बेहतर भारत से मतलब ही नहीं है, उसे तो सिर्फ ये मतलब है कि कैसे लोगों तक ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि मेरे बगैर इस देश का विकास नहीं हो सकता। ये जात पात और धर्म की जो राजनीति है यही इस भारत में रहनी चाहिए और यही एक विकास का मूल आधार है। नवीन कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप और आपने दोनों चीजें देखी हैं, चाहे वो हम कांग्रेस की सरकार की बात करें या फिर हम बात करें बीजेपी की गवर्नमेंट की। सवाल ये कंस्ट्रक्टिव सोच की जो बात लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये बात सही भी है। जिन जिन चीजों पर, जिन जिन सवालों को लेकर आप सवाल दागना चाहते हैं, सरकार को पकड़ना चाहते हैं कि ये गलत है, बजाय उसके हम इतने अजीब अजीब मुद्दे संसद में हंगामे के लिए खड़ा देखते हैं, बाद में ऐसा लगता है कि जो अहम मुद्दा था वो तो बहुत पीछे रह गया। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यदि थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाए जी, मतलब 2-3 दशक पहले चले जाएं, जिस समय चंद्रशेखर जी आए थे या अटल जी आए थे, ये विपक्ष में होते थे। किसी को युवा तुर्क बोला जाता था, किसी को बहुत अच्छा वक्ता बोला जाता था, और जिस समय ये लोग संसद में बोलते थे तथ्यों पर बोलते थे और उनकी जिस समय उनकी चर्चा हो रही होती थी पूरा सदन बहुत शांतिपूर्वक उनको सुन रहा होता था और उनके जो वक्तव्य होते थे उनकी विपक्षी दल ये न सोच करके भी तारीफ करता था कि ये हमारे दल का नहीं है, हमारा विरोधी है जी। और वहां पर उस समय यही होता था कि देश के विकास के लिए राष्ट्र हित क्या महत्वपूर्ण है, ये सदन में चर्चा का विषय हुआ करता था, जो भी चर्चा होती थी पक्ष अथवा विपक्ष में। अब वर्तमान में जो एक दृश्य देखने को मिल रहा है वो एक दृश्य ये देखने को मिल रहा है कि कहीं तक विपक्षी दल जो है उसके पास एक सोच और अच्छे वक्ताओं का या तो जानबूझ करके उनको सामने नहीं लाया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति को हमें सिर्फ प्रमोट करना है कि ये हमारे उपाध्यक्ष हैं या ये इन्हीं के बोलने से जो है सदन को एक दिशा मिलेगी, विपक्ष को दिशा मिलेगी, वो एक जबरदस्ती का थोपा जा रहा है क्योंकि न वहां गहन चिंतन है न विषय वस्तु की जानकारी है। अनेकों बार जबरदस्ती आप एक व्यक्ति को टारगेट, आप बिल्कुल आलोचना करें, ये आपका हक है। मोदी ने इशारा किया ना, हाँ क्या गहन चिंतन के साथ साथ रिसर्च की उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि आपको नहीं पता उस मुद्दे के बारे में जिसके बारे में आप सवाल उठा रहे हैं, वो है ही नहीं। वो सिर्फ एक सोच हो जाए कि मुझे आपके हर बात में इफ एंड बट करना है, लेकिन और परंतु करना है और उसके अतिरिक्त मैं कुछ सोच नहीं सकता हूं। तो वो वहां आकर के, और स्थिति ये हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से देखिए कि जिस तरह से सदन में पिछले 2 वर्षों में प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आप नैतिक रूप से असहज ही हो रहे हैं, और वो खुद असहज नहीं हो रहे, पूरी पार्टी को असहज कर रहे हैं, और ये स्थिति है। अमरीश रंजन पांडे, सुना आपने, सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष में बैठने का मतलब सिर्फ हो हल्ला मचाना ही नहीं है, विपक्ष में बैठकर भी आप हमारी आवाज उठा सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही वही है, आपको विपक्ष में भेजा ही इसलिए गया है कि सरकार जो जो चीजें गलत करे उन मुद्दों पर आप सरकार को संसद में घेरें। जी जी
तो क्या स्मृति ईरानी जी का जो बयान था, झूठ बोल रही है, क्या उस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? दादरी में जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस हो रहा है, क्या उस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? आगरा में जो हुआ उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? नहीं, पहली बात सुनिए, ठीक है, मेरी बात आप भी सुन लीजिए जरा। तीन बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैं बात कर रहा हूँ। माफ करिएगा, आपके साथ, आप कांग्रेस के लीडर्स के साथ बड़ी दिक्कत है ये। आप तमाम सीनियर लीडर्स को हर रोज बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर देते हैं, जय माता की, जय भारत माता की बोलने वालों को अब संघी घोषित कर देते हैं। आप लोगों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप कैसे साबित करेंगे कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता हूं? जी, आप जिस तरीके से नहीं, अमरीश रंजन जी, मेरा सवाल है, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, आपसे सवाल पूछ रही हूं, विपक्ष में आप है, मेरा राइट है पूछने का। क्षमता रखिए, नहीं, सुनने की क्षमता आप भी रखिए गलतियां करने के बाद। पार्लियामेंट में कब रुका? पार्लियामेंट में कांग्रेस ने रोका कब? जब लैंड एक्विजिशन बिल पे बात आई, जिस बिल को पीछे मोड़ना पड़ा। नेशनल हेराल्ड पे भी हंगामा मचा था, जवाब उस पर भी दीजिए जरा। ठीक है, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, तो ललित के तमाम मुद्दों पे अगर संसद रुका, मैंने तो पूछा नेशनल हेराल्ड पर भी बात हुई, हंगामा मचा, जरा उस पर भी जवाब दें। किस पे? अमरीश रंजन जी, नेशनल हेराल्ड पर भी 3 दिन संसद में हंगामा हुआ, काम नहीं करने दिया आपने, उस पर भी जवाब दें। मामला कोर्ट में चल रहा है, जवाब देने के कोर्ट लिए में अगर मामला चल रहा है तो सड़क से लेकर संसद तक आपने हंगामा क्यों किया? किस चीज में हंगामा हमने क्या किया? नेशनल हेराल्ड में आपने संसद नहीं चलने दी। उसमें तो उन लोगों ने भेजा एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बीजेपी ने किया, उसमें तो कुछ मामला ही नहीं है। इसका मतलब आपको अपनी पार्टी के बारे में भी जानकारी नहीं है, संसद में हुआ क्या? आप बात करें प्रवक्ताओं की। जी नवीन कुमार जी। अब मैं अमरीश जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी आपने एक प्रश्न उठाया था जो कि आज की चर्चा का विषय नहीं है। आपने लैंड एक्विजिशन बिल का जो उठाया और आपने मुझे प्रवक्ता भी बता दिया भाजपा का। चलिए, कम से कम मैं आपको साधुवाद दे दूं कि मेरा भाजपा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप अंतर्यामी है, आप हर किसी के विषय में बता सकते हैं। कांग्रेस ने जो लैंड एक्विजिशन बिल का विरोध किया, ये लाए, इनका विरोध किया, सारे देश ने विरोध किया। क्या ये सिर्फ इन्हीं 2 वर्षों में इस लैंड एक्विजिशन बिल की वजह से इस देश के किसान की ये दुर्गति है कि वो आत्महत्या कर रहा है? 67 वर्षों में आपने कितने किसानों को करोड़पति बनाया है? वो एक किसान का भी नाम आप बता दीजिए। और उन सारी नीतियों के लिए क्या आप दोषी नहीं है? यदि ये बात कह दी जाती है तो आपको तकलीफ हो रही होती है, आप दूसरों को संघ का भाजपा का प्रवक्ता बता रहे होते हैं। सर सुन लीजिए, सुनाइए, सुनने के लिए पार्लियामेंट में आज जो एफडीआई आया है, उस एफडीआई पे पार्लियामेंट बंद होता था। आज उन्हीं तमाम चीजों में एफडीआई आप ही लाने की बात कर रहे थे ना। मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। अमरीश रंजन जी सुनिए जरा, मैं आके आप ही से इस पर जवाब लूंगी। एफडीआई की बात तो आप ही कर रहे थे ना, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। मेरा सवाल ये है कि आप बदला ले रहे हैं क्या? लगातार आपकी तरफ से कहा जाता है क्योंकि हमें बीजेपी ने रोका इसलिए हम रोकेंगे। करप्शन के मामलों पर आप बात ही नहीं करना चाहते। एक छोटे से ब्रेक ले मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद तुरंत जब मैं लौटूंगी इसी विषय पर चर्चा करूंगी। बने रहें आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विजेंद्र मुदगल भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, लेकिन उससे पहले अमरीश रंजन पांडे, मैं आपका जवाब लेना चाहूंगी। आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं अब तो आप सवाल कीजिए। पहले मैं कह रहा हूँ संसद ना चलने देने की बात आप कर रहे हैं जी। तो संसद किसी मुद्दे पे ही रोका जाता है, और किसी भी, मुझे नहीं लगता कि अब तक जो मामला संसद में उठाया गया है वो गलत था। चाहे वो व्यापम का मामला हो, लैंड एक्विजिशन का मामला हो, ललित गेट हो, तमाम मुद्दों पे छोड़िए ना, जनता को करने दीजिए। सर, आपने बीजेपी के दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मैं उनके समय नहीं बोल रहा था, तो मेरे समय प्लीज टोका टोकी ना करे, जो भी है। बात पूरी सुन लेते हैं जी। ठीक है, सुन लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा उनके समय, मैं कसम खा के कहता हूँ आपको, ठीक है, वो भी ना बोले, तो उस समय रोका जाता है। अब आपको याद दिलाता हूँ 2014 से पहले का पार्लियामेंट, लास्ट 2 साल या 2.5 साल पार्लियामेंट को इन्हीं भी लोगों ने नहीं चलने दिया।
किस पे, तो कभी एफडीआई पे, कभी ये पे, कभी वो पे। आज उसी एफडीआई पे जिस चीज का वो विरोध करते थे पूरे तरीके से वो लागू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो योजना सफल थी, वो जो हमारा प्लान था वो अच्छा था। नहीं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने संसद नहीं चलने दिया, मतलब आप भी संसद नहीं चलने देंगे, बदला ले रहे हैं क्या? वहां पे एक ऐसे मुद्दे पे रोका जाता था जिस मुद्दे को आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अगर आपको याद है कि जब संसद नहीं चल रही थी उसमें 2G से लेकर के कोलगेट से लेकर के कितने एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे? नहीं, तो आज क्या आ रहे हैं? कौन सा घोटाले आ रहे हैं? तो अभी नहीं आ रहे। केंद्र सरकार के घोटाले के बारे में जरा बताएं, क्योंकि मैं बीजेपी के नेता से जरूर जवाब लेना चाहूंगी इस पर। बीजेपी के खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। केंद्र सरकार के घोटाले के बारे में जरा हमें बताएं, मैं भी तो अपने दर्शकों को बता पाऊं, जवाब ले पाऊं इनसे। के खिलाफ लगे हैं, शिवराज सिंह चौहान पे लगे हैं, रमन सिंह पे लगे हैं, पंकजा मुंडे पे लगे हैं, ये सब तो सबके सामने है। संदीप दुबे, आप जवाब दीजिए। देखिए, मेरी कांग्रेस के मित्र जो हैं, वही सबसे अच्छी बात है, इन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। और मुझे लगता है कि मेरे मित्र तो राहुल जी से भी अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल जी सदन के अंदर बोलते हैं और टेलीविजन पे काफी अच्छा बोल रहे हैं, कांग्रेस को अच्छा डिफेंड भी कर रहे हैं। देखिए, बात मुद्दे की ये है साहब कि सदन के अंदर काम होने चाहिए और अच्छे काम होने चाहिए, और हो रहा है कि रचनात्मक तरीके से आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप विरोध करिए, लेकिन आप उस एक मुद्दे पे करिए। लेकिन आप मुद्दे पे तो कर नहीं रहे हैं, आप वहां भाषणबाजी कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बेहतर होता कि जो भी योजनाएं हैं सरकार को उनकी योजनाओं पे घेरने की कोशिश करते, आप उनमें कमियां निकालते, खामियां निकालते और बताते कि ये सुधार करो। आप तो वो होने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि राज्यसभा में आपका बहुमत है। आप ये बार बार ये शो करना चाहते हैं कि देखो भाई, देश ये मेरे बगैर नहीं चल सकता और मैं इस देश में कुछ होने नहीं दूंगा। तो ये कब तक चलेगा? आप कोई भी चीजें हैं जो रचनात्मक एक विपक्ष की भूमिका आप निभाइए। ये देश बदल चुका है, अब ये दो देश है, वो कंप्यूटर से भी है, सोशल मीडिया है, मीडिया के भी माध्यम है, आज मीडिया भी मुखर हो गई है। वो पहले के जमाने तो गए हैं। तो आप जो भी बोले या मैं कुछ भी बोलूं, वो देश और जनता जो सुन रही वो फैसला करने वाली है। तो हम बेहतर होता कि इस देश को आगे ले जाते। सरकार की जो भी योजनाएं हो हैं, आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो उसका रचनात्मक तरीके से सदन के पटल पे उसका विरोध करिए या सुझाव दीजिए। उस सुझाव और कमियों को हम दूर करके बेहतर भारत बनाना है, वो मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी से ऐसे भाग नहीं सकते। एक होता है ना कि एक चलनी होती है, सूप होता है, वो चलनी को कहती है कि चलनी सूप को कहती है कि देख तेरे में इतने छेद हैं, जबकि चलनी में इतने छेद खुद ही हैं। तो ये बार बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग हटके विकास की राजनीति करनी होगी। विजेंद्र मुद्गल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जितने जल्दी ये समझेंगे उतना बेहतर है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं विजेंद्र मुद्गल जी। सवाल मेरा ये है कि एक के बाद एक जिस तरीके से संसद में काम न होना हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर हंगामा मचा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आप कांग्रेस का विरोध करिए, कांग्रेस आपका विरोध करे, लेकिन समझ में क्या आ रहा है इन लोगों को कि जनता का कितना ज्यादा नुकसान इसके बीच में हो रहा है? नहीं, इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकली है कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है और हर एक आदमी को वहाँ पे बोलने का अधिकार है, कुछ भी कहने का और कुछ कुछ करने का। लेकिन मैं उनसे पांडे जी से जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी को बड़ा नेता मानते हैं या छोटा नेता मानते हैं? अमरीश रंजन जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? सवाल कर रहे हैं आप? सवाल ये है कि आप राहुल गांधी को बड़ा नेता मानते हैं, छोटा नेता? हमारे पार्टी में जब कहा गया, जब वो उपाध्यक्ष है तो कहीं ना सोनिया जी से तो उनका कद नीचे ही है, पर हम तो लोगों से तो बड़े ही हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो हमसे बड़े हैं, तो इसमें छोटे बड़े की क्या बात हो गई? जब नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया कि बड़ों की इज्जत नहीं की गई, बड़ों का मतलब उम्र की दरकार से थी, उम्र का हिसाब से था, पद की बात नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा उम्र के हिसाब से मैंने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ छोटों को भी बात रखने की। विजेंद्र मुद्गल जी को सुन लीजिए, अमरीश जी कुछ कह रहे हैं वो जी। देखिए, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो क्या राहुल गांधी जी उनसे बड़े नेता थे कांग्रेस के हिसाब से या उससे छोटे थे? ये मुझसे आप क्विज कंपटीशन खेल रहे हैं? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहा हूँ ना, आपके ज्ञान में सुन चुका हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? आप जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ब्रेकिंग न्यूज है। जवाब दीजिए, क्या बीजेपी में अमित शाह जी बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी से? मेरे सवालों का आप जवाब दे दीजिए एक बार। देखिए, जब तक आप चीजों को सही कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे नहीं और बोलना नहीं शुरू करेंगे तो दूसरा क्या समझेगा?
देखिए, मैं किसी के बात को नहीं काट रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी पार्टी की बात रख रहा हूँ। वो बता दीजिए ना, आपके 2 प्रश्न जो मैंने पूछे हैं उसके नहीं, मैंने एक सवाल आपसे पूछा ना, मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। जब क्विज कंपटीशन चल रहा है सवाल तो एक बात बता टेलीफोन पे दीजिए, हूँ। क्या अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े हैं? हैं जी? इनका सवाल है कि क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी से बड़े हैं? आमिर खान, अमित शाह कर रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है पार्टी के और वो प्रधानमंत्री है। बताइए इसमें क्या अंतर विरोध है? नहीं तो तब आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन इसलिए पूछा गया अमीश रंजन पांडे जी, प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को फाड़ने वाला कौन था, क्या आपको याद है? मैं इनको बताया तो तरीके से याद है, और गवर्नमेंट के छोटे होने के नाते उन्होंने कहा। अब विजेंद्र जी को सुन लेते हैं एक बार, सुनिए आप उस ऑर्डिनेंस, विजेंद्र जी को सुन लेते हैं, मैं फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। नहीं, मैं इनका प्रश्न का जवाब देता हूँ। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे। उन्होंने अपना बस रखा, बाहर में रखा, पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं रखा था। उसमें बुराई क्या है? गलत, उनको लगा कि ऑर्डिनेंस सही नहीं है तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो उसमें क्या गलत ना, उन्होंने जनता के सामने वो ऑर्डिनेंस की जो कॉपी फाड़ी है, वो आप समझते हैं कि उनका ठीक कदम था? क्या वो प्रधानमंत्री सही कदम था? उसमें कोई गलत नहीं था। देखिए, वो मैं मनमोहन सिंह की क्या रही होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो कदम उचित था? क्या बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट सरकार के किसी अध्यादेश को इस तरह फाड़ सकता है? देखिए, बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट तो छोड़िए, बीजेपी में होम मिनिस्टर से लेके किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि मोदी जी के सामने ठीक से बैठ पाए। ठीक है, तो वहाँ की बात मत कीजिए, बात करें विषयांतर होके सिर्फ डिबेट को भटका रहे हैं। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो तो आप जवाब दे ही नहीं रहे। मुद्दों पे तो चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। क्या इस तरीके से प्रधानमंत्री के आदेश को, प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस अध्यादेश को कोई फाड़ सकता है? आपके उपाध्यक्ष ने क्यों फाड़ा? क्या उनके पद से भी ऊपर थे आपके उपाध्यक्ष? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारे पार्टी के। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूरी दुनिया के सामने क्यों बेइज्जती करने चले आए? किसी संगठन तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको फाड़ा और उसको पूरी दुनिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां हो रही हो वहां पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती करने क्यों चले आए? अरे कैसी बेइज्जती कर रहे हैं आप? एक गलत ऑर्डिनेंस था, उस ऑर्डिनेंस को अगर यानी मनमोहन सिंह ने गलत ऑर्डिनेंस पास, यानी मनमोहन सिंह गलत थे? हो सकता है, क्या कर सकता हूँ? अभी भी हो सकता है। विजेंद्र जी, अब मेरा सवाल ये है कि संसद में हम क्या उम्मीद करें? आज जो बातें हुई वो ये कि क्यों ना कंस्ट्रक्टिव सोच रखी जाए, जो चीजें गलत हो रही हैं उनके बारे में बात की जाए, उन पर मुद्दा बनाया जाए, उन्हें उठाया जाए। जब सरकार काम ही नहीं करेगी तो बड़े मुद्दे या छोटे मुद्दे या करप्शन के मुद्दे विपक्ष को मिलेंगे कहां से? देखिए, अगर पिछले 2 साल में जब से ये सरकार आई है, जब मोदी जी की, अगर ये कांग्रेस पार्टी की पूरी परफॉर्मेंस का ऑडिट कर लिया जाए तो चीज साफ हो जाती है। इसमें ज्यादा बहस की जरूरत ही नहीं है कि कितने उन्होंने रेलेवेंट प्रश्न उठाए, कितनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स उठाई। अब आपने जैसे पहले बताया कि वो एक कोर्ट का मामला, नेशनल हेराल्ड का मामला कोर्ट का मामला था, उसको लेके उन्होंने वहां पे हंगामा शुरू कर दिया। तो आप ये कांग्रेस के, मेरे को तो समझ नहीं आती, या तो ये लोग प्रिपेयर करके नहीं आते, इनके पास कोई प्लान नहीं होती, सेशन से पहले इनको क्या उठाना है क्या नहीं उठाना। एक बेबाक की अपनी प्रॉब्लम्स को लेके ये एक फोरम बना के इन्होंने रखा हुआ पार्लियामेंट को। अमरीश रंजन जी, सुना आपने? जी नहीं, ये सवाल किनकी तरफ से था? ये सवाल के तरफ से, क्योंकि मैं फोन लाइन पे हूँ तो मैं चेहरा और वो नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सवाल एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आप ही की तरह, विजेंद्र मुदगल, उनकी तरफ से था। जिस पार्टी और जिस सरकार की आप दुहाई दे रहे हैं, उसी सरकार ने 2014 में जब चुनाव में गए, इन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ वादे किए, जिनमें से एक भी वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो काले धन पे लंबा लंबा बोल रहे थे, हर साल करोड़ों की तादाद में नौकरियां आएंगी, महंगाई घटेगा, बेरोजगारी घटेगी, आज तक एक भी परफॉर्मेंस सरकार का बता दीजिए जिसमें ये कामयाब हो। जवाब लेते हैं ऊपर से इनके आने से देश में कहीं ना कहीं एक अराजकता की स्थिति फैली है,
चाहे यूपी दादरी हो या और भी जगह हो। तो इस स्थिति में एक विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो उसमें इनको गलत क्यों लग रहा है? अगर विपक्ष की भूमिका बहुत सिलेक्टिव नहीं होगी आपको लगता है? आप कर दे, हमें गलत सबक सिखाएगी। नहीं, विपक्ष की भूमिका क्या बहुत सिलेक्टिव हो गई है? आपने दादरी में जो भूमिका निभाई वो मालदा में निभाने क्यों नहीं पहुंचे? आपने जो जेएनयू में भूमिका निभाई वो निभाने आप आगरा कल क्यों नहीं पहुंचे? जेएनयू में भूमिका निभाई आगरा में, हमारे यहाँ से भारत मुद्दे पे एक बयान दिया जाता है। नहीं, आपने क्या आगरा के मुद्दे पर कोई बयान सुना? सुनिए, आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का वो कदम सही था? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो घटना गलत है वो गलत है और आपको उस पर सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी है, वोट बैंक के हिसाब से बयान मत दीजिए। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो जो भी हो, चाहे जहां भी हो देश में। लेकिन देखिए, इस टाइप की राजनीति बीजेपी करती रही है, चाहे वो कहीं का भी मामला देख लीजिए। इनकी बुनियाद जो खड़ी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स पे खड़ी है। इनकी जो जन्म हुई है इस पार्टी की, इनके इसी विचारधारा पे चली है। तो ये पार्टी तोड़ जोड़ जाति धर्म मजहब में लिपटी रहेगी। हमारा कांग्रेस के साथ ही बोल लें। अब आप सुनिए, कांग्रेस के जो मित्र हैं, कांग्रेस की राजनीति क्यों ऐसे गड़बड़? कांग्रेस भाजपा से लड़ते लड़ते भारत के हिंदुओं से लड़ने लगी है और उसको वो हिंदू विरोधी बातें करती है, हिंदू विरोधी बयान देती है। अरे भाई, आपकी भी सरकार रही है देश में, कोई हिंदू जाति और धर्म के आधार पर सरकारें नहीं चला सकता। ये देश की सरकारें सबके साथ मिलकर चलती हैं और आपने खुद चलाई है। और हम जब चला रहे हैं, हम यही काम कर रहे हैं। मोदी जी जब सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं तो इनको ये लगता है कि इनके पैर से जमीन चली गई है, क्योंकि सत्ता के बगैर तो रह ही नहीं सकते, है ना। तो ये जो इनकी मानसिकता है, इनको बदलने की जरूरत है। अब ये लोग मानसिकता अपनी बदल के राजी नहीं है। और आज देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या, एक प्रश्न इस देश के सामने खड़ा है और प्रधानमंत्री सदन के अंदर भी कहा, भूख है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके ऊपर योजनाएं बन रही है, काम हो रहा है। जब सरकार काम कर रही है, मैं कहता हूं कि आपको लगता है कि सरकार काम ही नहीं कर रही है। आपके आंख में पट्टी, आप जैसे गंधारी जी थी, पट्टी बांध रखी थी और उसके बाद वो दिव्य दृष्टि से देखती थी, वैसे आपको भी दिव्य दृष्टि, आपने पट्टी बांध रखा है। देश में कुछ काम ही नहीं हो रहा, आपको दिख ही नहीं रहा है। तो भाई, आपको देखने के लिए तो कम से कम आंख से पट्टी उतारना पड़ेगा। तो अगर दिख ही नहीं रहा तो इतना ज्यादा आपके पेट में पीड़ा क्यों है? फिर तो आप चाहते हैं कि सरकार ही जब बुरी है तो आपको इतना पीड़ा होना ही नहीं चाहिए। पीड़ा भी है, दर्द भी है, बुरा कर भी रही है सरकारें, आपको परेशानी भी है। और कांग्रेस का एक भी छोटा नेता मोदी जी से नीचे तो बात ही नहीं करता भाई। प्रधानमंत्री की बुराई के अलावा इनके मन में कितना विष और जहर भरा हुआ है, ये देख के लगता है। मैं कांग्रेस की बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन में आपकी बुराई करनी पड़ रही। देखिए, कम से कम हम सब लोग का मुल्क है, भारत है, हम सब लोग को मिलकर आगे बढ़ाना है, बढ़ना है, ये दृष्टि रख के हमें काम करना होगा। और देखिए, किसी पार्टी की सरकार हो, हमारी हो या आपकी रही हो, हम सब लोग बेहतर काम करें। क्या आप पैर खींच के इस देश को और 5 साल 10 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि मोदी जी अच्छी दृष्टि रखते हैं, भारत को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत को मेक इन इंडिया या विश्व के पटल पे एक अच्छी छवि प्रस्तुत कर रहा है। उससे आपको घृणा है कि क्यों कर रहा है, क्यों मोदी जी ही कर रहे हैं? तो भाई, आप क्या करेंगे? पैर खींच देंगे, करने नहीं देंगे, आगे इस देश को बढ़ने नहीं देंगे। नवीन कुमार जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक के बाद एक जो संवाद हम देखते हैं वो तो फिर भी ठीक है कि आपने सवाल पूछा और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन जो हंगामा और संसद को न चलने देना, जिस तरह से संसद को बंधक बनाने की कोशिशें हम देखते हैं, कितने महत्वपूर्ण बिल हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनको पास होना है। सवाल फिर से वही है कि आप अगर काम नहीं करने देंगे तो आपको मुद्दे कहां से मिलेंगे? आप करप्शन, जैसे आप कह रहे हैं कि आप 3 साल पीछे जाइए, 3 साल पीछे तमाम आंदोलन हम देख रहे थे, लोग सड़कों पर कितने उतर आए थे करप्शन के मामले में, वो हम देख रहे थे। बीजेपी ने उन तमाम मुद्दों को संसद में उठाया। वास्तविकता तो यही है, होना तो कायदे से ये चाहिए कि सरकार काम कर रही है। आपका काम ये है कि उनके कार्यों में जो भी कमियां हैं उनको आप सबके सामने रखें, उनका विरोध करें, उनका चर्चा करें जी। आपको लगता है कि सरकार के द्वारा बनाई हुई नीतियां कहीं भी राष्ट्र हित के खिलाफ हैं, समाज का विकास उससे नहीं होने वाला है। आप भी सत्ता में रहे 6 दशक तक, तकरीबन 6 दशक के आसपास तक आप लोगों ने भी सत्ता चलाई है जी। और आप उस सत्ता जब आपने चलाया था तो आप काम कर रहे थे ना, आपने कोई नियम बनाए थे ना, आपने पास किया था, कुछ बिल लाए थे, कुछ किया था। उनका रिजल्ट क्या है क्या नहीं है उसके विषय पर यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन 47 में देश की जनसंख्या 27 करोड़ थी, आज 125 करोड़ थी। आप यदि किसानों की बात करते हैं तो आज किसान कहां पर हैं?
आप उस विकास को उस समय जो 27 करोड़ के साथ था, आज 125 करोड़ में कितना आप रेशो लगा लें। भाई मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, किसी अर्थशास्त्री से इस विषय पर पूछा जा सकता है। आप जब सत्ता में आते हैं, आपने जब काम किया, आप अपने हिसाब से नीतियां बना रहे होते हैं और उनको क्रियान्वित कर रहे होते हैं। विपक्ष का काम होता है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का। आप उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप टीका टिप्पणी किस पे कर रहे हैं कि जब से आई हैं तब से ये अराजकता फैली है, या ये परिवार शहीदों का परिवार है। मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्या ये देश इन राजनीतिक दलों से पैदा हुआ है? क्या इस देश को आजादी इन राजनीतिक दलों ने दिलवाई है? और क्या इनका एकाधिकार है? क्या एकाधिकार है? ये सारे राजनीतिक दल इस तरह से चर्चा करते हैं जिस समय तो बड़ा ताज्जुब होता है जी कि साहब ये देश इनके द्वारा निकला हुआ है, खैरात में ये देश को दे रहे हैं। अमरीश रंजन पांडे जी, ये इनका पर्सनल बयान होगा, खैरात में देश को देना, ये हमारा बयान है। देश हमारे लिए बहुत पूजनीय है और इनको याद नहीं हो तो इनको एक चीज बता दूं कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका थी, ये इनको बताने की जरूरत नहीं है। अमरीश रंजन जी, कांग्रेस मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला हूं, मेरी बात सुन लीजिए आप। ये मैं चर्चाएं बहुत सुनता हूं, आप मेरी बात सुन लें आदरणीय, पूरी विनम्रता से कह रहा हूं। कांग्रेस अकेली, आप 25 आदमियों का दल कांग्रेस नहीं बन गया था, इस देश की पूरी जनसंख्या थी। हाँ, उसको मत कहिए कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। 435 बच्चों को अंग्रेजों ने कत्लेआम कर दिया था, उसका आपने जिक्र कभी नहीं किया। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ सुनिए, आपकी बातें बहुत लंबी सुनी है। नहीं, मैंने लंबी नहीं सुनी है, आप ये मत स्पीच दीजिए। चर्चा विकास की हो रही है, सकारात्मक बात की हो रही है, उस पर आप चर्चा कीजिए। नंबर दे दीजिए। हम विपक्ष की भूमिका में है, मैं विपक्ष की भूमिका में नहीं हूँ, मैंने एक बहुत बैलेंस बात कही कि विपक्ष की भूमिका का क्या मतलब, सिर्फ हो हल्ला मचाना है क्या? क्यों इनको मूल की खानी पड़ी है? अगर इतना अच्छा ये काम कर रहे थे, वहां तो कुछ नहीं था, वहां तो जीत जाते। इनका रिजल्ट तो इनके सामने। अमरीश रंजन पांडे जी, आज की हारे तो आप भी हो, 40 पे रह गए। कहाँ हारे तो आप भी हो, 2014 में 40 पे रह गए। मैं विपक्ष में होने की नरेंद्र मोदी पे चर्चा हो रही है, वो तो भटकाएंगे बयान, वो देश के लोगों को भटका रहे हैं। आप दूसरों को कहते हैं, चूर का है। आपको एक पता है, आपने इस देश की सेना को एक कलंक दे रखा है। अमरीश रंजन जी, आप ही के उस गौरवशाली इतिहास को बता दो। भटका के और आपका टेलीविजन का जो समय है वो खत्म कर देंगे। वो तो आप एक बैलेंस बात होती है। चीन से जो युद्ध हुआ, चीन से जो युद्ध हुआ था, उसमें जो भारतीय सेना की पराजय हुई थी, वो भारतीय सेना को कलंक भी आप कांग्रेस ने नहीं दिया था। इसलिए इसको ज्यादा बड़े होकर के मत बोलिए। तरीके से सुना। अमरीश रंजन जी, चर्चा कहीं होती है, बात को कहीं ले जाते हैं आप। विजेंद्र मुदगल जी, 62 का युद्ध मालूम है आपको, याद है अमरीश जी? देखिए बात ये है जी, हाँ, अभी इन्होंने काले धन की बात की, विजेंद्र मुदगल कांग्रेस का मिस्टर पांडे ने जी, मैं देखिए काले धन का मामला जो है वो तो देश की आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था और वो समस्या देश की है। लेकिन अगर कांग्रेस को इस पे इतना ही गंभीर विचार और इनका ये कांग्रेस इतनी सीरियस है इस मामले को लेकर, तो एक स्पेशल सेशन बुला लीजिए। लेकिन उस पर किसी कांग्रेस वाले ने डिमांड नहीं करी। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को ये कहते हुए सुनता हूं कि पार्लियामेंट चलाना खाली सरकार में रहने वाली पार्टी का काम है। अब जो आप इस विचारधारा को लेकर चलेंगे कि ये हमारा काम नहीं है, संसद को चलाओ, संसद को चलाना जो सत्ता पक्ष का काम है, तो ये संसद चलेगी कैसे? क्योंकि ये कुछ चीजें लोअर हाउस ने करनी है, कुछ अपर हाउस ने करनी है जी। ये तो कुछ मुद्दों पे मिलके ही चला जाएगा ना। नहीं, आप दोनों ही क्योंकि सीनियर हैं, विजेंद्र जी आप भी और नवीन कुमार आप भी। मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी ने दिए हैं संसद में, और जो लास्ट का सम अप था वो बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए लगा कि जो गलतियां हैं उसमें कमी निकालने की बजाय आप सुझाव दीजिए, साथ मिलकर आइए, कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए, देश के लिए काम होना है। दुख की बात तो यही है ना कि आप सिर्फ हंगामा मचाइए संसद में, बहुत ही जो महत्वपूर्ण समय है उसको बर्बाद करिए, लेकिन पिस कौन रहा है? पिस रहा है देश का भारतवासी, पिस रहा है वो किसान जो इंतजार कर रहा है तमाम बिल्स का, पिस रहे हैं वो लोग जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास हो और उसके बाद उनको भी कुछ मिले। देखिए सुझाव तो आप तब दे सकते हैं ना जब आपने किसी चीज को सीरियसली लिया हो या उस पर कोई गहन अध्ययन किया हो। जब आपने किसी चीज को, कोई भी इशू को
जी। आप सिर्फ हंगामा बना के पेश करना चाहती हैं, उस पर कोई गहन चिंतन आपका नहीं है, तो आप सुझाव क्या देंगे? अब मैं ट्विटर पे राहुल गांधी का भाषण की कुछ पंक्तियां सुन रहा था जी, मतलब देख रहा था, सुन नहीं रहा था। उसमें वो बोलते हैं कि मैं ज्यादा नहीं जानता और ज्यादा नहीं समझता, मैं लोगों से मिलता हूँ और लोग मुझे जो कहते हैं मैं आकर संसद में कहता हूँ। अब इस स्टेटमेंट का आपको कोई मतलब समझ आया? नहीं, ये तो अमरीश रंजन जी ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, हम और आप तो समझ ही रहे हैं। पार्लियामेंट का जो स्पीच है राहुल जी का, वो क्या कहना चाहते हैं एक बात और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आम इंसान है, उनको जो समझाते हैं एक एक करके। कैसे वो पार्लियामेंट में बताते हैं जब वो ये खुद ही कह रहे हैं कि इनको जानता नहीं हूँ और ज्यादा नहीं समझता? ठीक है, ये बात तो अब वो पार्लियामेंट में आके किसको समझाएंगे? अमरीश रंजन जी, जी आप बताएं। आप क्या जो आपसे पूछा, ज्यादा नहीं समझता, ज्यादा नहीं जानता, जो लोग मुझे कहते हैं मैं संसद में आकर बोलता हूँ। मैं पहली बात बताऊं, जो उनके मनगढ़ंत ट्वीट है मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देख लूं तो बता दूं। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में जो बयान उन्होंने दिया है, अमरीश रंजन जी, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा सवाल ये, जो लास्ट सम अप था नरेंद्र मोदी का कि क्यों ना कंधे से कंधा मिलाकर चला जाए, देश के लिए काम करना है, जो गलतियां हैं उनको गिनाइए, उनको सही करवाइए, आपके सुझाव दीजिए, क्या कांग्रेस मानेगी? कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो ये कैसा कंधा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसा कंधा मिलाना चाहते हैं। दूसरी चीज, मैं बीजेपी के मित्र का एक सवाल का जवाब देता हूँ। काले धन के मुद्दे पे दो चीजें, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 1 साल में काला धन वापस लाएंगे, पहली बात तो हंगामा मचा। दूसरी, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा, कांग्रेस ने खुलेआम पार्लियामेंट में कहा कि अब तुम सरकार में भी नहीं है, कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति का नाम है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप खुलेआम लिस्ट जारी करें। किसका? अगर बीजेपी में इतनी ही क्षमता और इनकी इच्छा शक्ति अच्छी है तो ये क्यों नहीं कर रहे? और इस पे अगर हम बहस कर रहे हैं तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? खुजली तो इनको मच रही है। दिक्कत नहीं हो रही है साहब, दिक्कत नहीं हो रही है। आप तो स्पेशल सेशन बुलाइए ना, इस पे पूरे देश में लोगों को इकट्ठा करिए, आंदोलन इस पे करिए। अगर आपको लगता है पूरे देश में कॉन्सेंस बनाइए, आप सरकार को घेरिए, आपको कौन आलोचना करने से रोक रहा है? इस पे तो आप कर नहीं रहे, इस पे तो आप भाषण दे रहे हैं सदन के अंदर, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब हम बहुत अच्छे हैं साहब, आपकी सरकार करप्शन में चली गई, देश के लोगों ने आपको हटा दिया सत्ता से। देखिए बात इस पे आके आप बात को बिगाड़ने पे मत आइए, बनाइए, सदन को चलाइए और अच्छा सदन के अंदर पटल पे बहस हो और एक सार्थक बहस हो और सार्थक चीजें आपसे भी जाएगा निकले। संदीप जी, पूछा आपसे भी जाएगा कि फ्लोर मैनेजमेंट आपका कैसा है? आप अगर काम नहीं कर पाएंगे तो ये कोई नहीं पूछने जा रहा है कि आप किस वजह से काम नहीं कर पाए, सवाल ये पूछा जाएगा कि जो आपने प्रॉमिसेस किए थे क्या उनको फुलफिल किया? तो आपको सोचना होगा, जैसे आपने चाय पिलाने की कोशिश की जीएसटी पर लेकिन बात नहीं बनी, उससे आगे अब आप सोचिए कि किस तरीके से बात बन सकती है, आपको भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। और इस विषय पे देखिए दिक्कत क्या हो रही है, कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की राज्यसभा में बहुमत है, सदन पटल पे यहाँ पे लोकसभा में हमारी बहुमत है, तो हम कुछ भी करते हैं तो ये 77 के अंदर जैसे जनता पार्टी बनी थी, उस पार्टी को उस समय ये लोग यही इनका इशू होता था कि कैसे हम काम ना करने दे उस सरकार को और उस सरकार का पैर घिसते रहे और जनता को ये दिखाते रहे कि मेरे बगैर ये देश चल ही नहीं सकता। आज यही हो रही है। देखिए हमारी स्ट्रेटेजी, ये लोग मिले, मुद्दों पे बहस हो, सार्थक बहस हो और जनता देख रही है, आपको भी जनता को जवाब देना। आप इस तरह बरगलाएंगे कैसे चलेगा? साथ आइए, जो देश के मुद्दे हैं उस मुद्दे पे काम करें मिलकर। बहुत छोटे से जवाब, क्या सरकार के पास कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्या उपाय? बहुत छोटा सा जवाब। कमी है तो विपक्ष का क्या रोल है? वो ही कोई एजेंडा लेके आए ना कोई पार्लियामेंट में, ठीक, उस पे तो इन्होंने कोई भी एजेंडा अपना तो दिया नहीं। अगर सरकार की कोई नीति खराब है तो इन्होंने उसके एवज में क्या सजेस्ट किया? कोई इनका प्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है आज तक? नहीं, वो तो नजर अभी तक नहीं आ रहा। नवीन जी, आपका बहुत छोटा सा आंसर, क्या उपाय हो सकता है इसका? देखिए उपाय तो वहां होगा ना जहां दूसरा पक्ष इस बात के लिए तैयार हो, चाहे कि उपाय होना चाहिए। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई एक वक्तव्य स्मृति ईरानी जी का जब चल रहा था तो सीताराम येचुरी खड़े हुए थे और उन्होंने एक बात कही थी जिस बात पर कि एक ये शोर मचा था कि क्या इस बात की प्रामाणिकता है। तो सीताराम येचुरी ने बड़ी शालीनता के साथ वो आरोप अपना वापस ले लिया था, उस पर आगे उन्होंने जरा सी भी बात नहीं करी।
सीताराम येचुरी एक अच्छे वक्ता हैं। चलिए, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि वाकई में संसद में काम होगा और कम से कम ये पार्टी आपसी वैर की बजाय देश के बारे में सोचेंगी, देश के हित में काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।